नमस्कार, मैं उमाशंकर सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ बिहार का भाग विधतवा, जाति जाति और गुंडवा। सबसे पहले मैं बिहार के आज के राजनीतिक स्थिति पर एक कविता बोल देता हूँ। आ गया है चुनावी मौसम बिहार में, नेताओं के रंग दिखेंगे हर किरदार में। चुनाव भर रहेंगे मतदाताओं के छाव में, सदन पहुँचते ही आ जाएंगे वो अपने ताव में। आ गया है चुनावी मौसम बिहार में, बढ़ गया भोपुओं का शोर, हर मोहल्ला गली खोर। करने वोटरों से प्रीत, गाएंगे आश्वासन के गीत। नेता राजधानी छोड़कर गांव आ गए हैं, चुनाव आ गए हैं बिहार में। बढ़ी न पाई कुछ खुदाई, गरीब खदेरन बड़ा भाई। लगी टोले में चारपाई, हर बुढ़िया चाची और दाई। हर नेता के रिश्तेदार बढ़ गए हैं, चुनाव आ गए हैं बिहार में। टीवी पर हो रहा है खूब खर्चा, जैसे भी होते रहे हैं परिचर्चा। हुई चैनलों की चांदी, आई मैसेजों की आंधी। ट्विटर व्हाट्सएप फेसबुक हिल रहे हैं, चुनाव आ गए हैं बिहार में। लगे विकास को ना चोट, देश सोच समझकर करना वोट। जाति धर्म को मारकर ठोकर, ईमानदारी कर्मठता से ऊपर। हम देने को वोट जा रहे हैं, चुनाव आ गए हैं बिहार में। याद रहे, जिसे आप अपने बच्चों का गार्जियन नहीं बना सकते, उसे अपना भाग विधाता मत बनाइएगा। अब आते हैं मुद्दों पर। आज के विषय पर, जिसका विषय है बिहार का भाग विधतवा, जाति जाति और गुंडवा। बिहार का समाज कैसा है, कभी सोचा है आपने? दुनिया में बिहार एक पिछड़े हुए राज्य के तौर पर देखा जाता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में जो सबसे भयावह कमियां हैं, वह बिहार में भी देखी जा सकती है। ऐसा लगता है कि सामाजिक असमानता, चुनावी अराजकता और सांस्कृतिक गिरावट के लिहाज से बिहार में अनेकों कहानियां भरी पड़ी है। इतिहास की एक डोर होती है जो उस समाज में बहुत लंबे समय तक मौजूद रहती है। इसलिए अभी भी बिहार के एक पिछड़े हुए राज्य के तौर पर माना जाता है। कोई भी व्यक्ति वोट के जरिए राजनीति में अपने मत को जाहिर करता है, लेकिन वह वोट किसे देता है यह बहुत सारे पहलुओं पर निर्भर करता है। इसमें सबसे प्रभावी पहलू है व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि। व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि ही व्यक्ति के राजनीतिक झुकाव को तय करती है। किसी नेता के समर्थन में व्यक्ति के तर्क को तय करती है। व्यक्ति किस माहौल में पला बढ़ा है और किस माहौल में अपनी ज़िंदगी का गुजार कर रहा है, यानी घर से लेकर दफ्तर और कारखाने तक की ज़िंदगी किसी व्यक्ति के चुनावी व्यवहार को निर्धारित करती है। इसी आधार पर किसी दल के लिए राजनीतिक जनाधार का निर्माण भी होता है। इलाका या क्षेत्र के लिहाज से पूरा बिहार 5 हिस्सों में बांटा गया है। तिरहुत, मिथिला, मगध, भोजपुर और सीमांचल। बोली के आधार पर यह बंटवारा किया गया है। सबकी भाषा तकरीबन एक ही है, लहजा यानी बोलने का तरीका अलग अलग है। जैसे मिथिला वाले मैथिली और मेरे जैसे मगध वाले मगधी बोलते हैं। इसी बंटवारे के आधार पर विद्वानों ने राजनीतिक प्रथाओं और व्यवहार का भी आकलन किया है। बिहार के इलाकों का परिचय लेने के बाद अब बिहार की राजनीति की सबसे अधिक प्रभावित करने वाली सामाजिक पहचान जाति पर बात करते हैं। साथ ही साथ जाति के साथ साथ बिहार विधानसभा में उपस्थित गुंडों की स्थिति, यानी कि वैसे गुंडा शब्द मैं उनके लिए उपयोग कर रहा हूँ, वैसे नेता जिन पर किसी न किसी तरह के मामले दर्ज हैं, यानी कि वो कोर्ट कचहरी का भी चक्कर करने लायक हैं और विधानसभा की भी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं। जाति की पहचान जिस तरह भारत के दूसरे राज्यों की राजनीति को प्रभावित करती है, उससे कहीं ज़्यादा बिहार की राजनीति को प्रभावित करती है। राजनीतिक दल बिहार में अपना सियासी आधार तैयार करने के लिए जाति का पुरजोर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बिहार की राजनीति में जाति की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है कि इसी के आधार पर तय होता है कि टिकट किसे दिया जाए,
यहाँ तक कि चुनाव के बाद मंत्रालय भी यानी मंत्रालय के बंटवारे में भी जाति की भूमिका देखी जाती है। देश की तरह बिहार की ऊंची जातियों में ब्राह्मण, भूमिहार, कायस्थ, राजपूत जैसे जातियां शामिल हैं। पिछड़ी जाति यादव, कोयरी, कुर्मी जैसी जाति शामिल है। निम्न पिछड़े वर्ग में कुम्हार, तांती, धानुक, तेली जैसी जातियां आती हैं। अनुसूचित जाति में चमार, दुसाध, मुसहर जैसी जातियां शामिल हैं। अनुसूचित जातियों को आज भी अछूत जातियों के तौर पर देखा जाता है। हालांकि बिहार के कई इलाके में अभी भी इनके साथ अछूत के तौर पर व्यवहार किया जाता है। अब आते हैं बिहार में जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या जातिगत स्थिति पर। 2011 के जनगणना के मुताबिक बिहार की जनसंख्या 10.38 करोड़ की थी। इसमें 82.69% हिंदू और 16.87% आबादी मुस्लिम समुदाय की है। हिंदू आबादी में 17% सवर्ण, 51% ओबीसी और 15.7% अनुसूचित जाति और करीब 1% अनुसूचित जनजाति है। मोटे मोटे तौर पर यह कहा जाता है कि बिहार में 14.4% यादव, कुशवाहा या कोयरी 6.4%, कुर्मी 4% हैं। सवर्णों में भूमिहार 4.7%, ब्राह्मण 5.7%, राजपूत 5.2% और कायस्थ 1.5% है। अभी कोरोना की लड़ाई खत्म हुई भी नहीं। बिहार को चुनाव के लिए झोंक दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत का नारा देकर सरकार चुनावी दौर में शामिल हो गई है। विपक्ष की तरफ से जरूर इस पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन सभी अक्टूबर से लेकर नवंबर तक चलने वाले बिहार चुनाव के अभियान में लग गए हैं। कोरोना से लड़ाई का अभियान अब कहीं पीछे छूट गया है और भारत फिर से चुनाव पटरी पर लौट आया है। चुनाव तो होगा ही और इस पर बातचीत भी खूब हो रही है। इसके लिए समीकरण भी बनेंगे और इस समीकरण को समझने बुझने की कोशिश भी की जाएगी। आने वाले समय में हर चुनाव की तरह बिहार के चुनाव को लेकर बहुत सारे मुद्दे चर्चा और परिचर्चा में आएगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि और इसमें सबसे जरूरी बिंदु बिहार की राजनीतिक जनसांख्यिकी से है। बिहार की राजनीति को समझने के लिए जाति को 2 कालखंडों में बांटा जा सकता है। पहला दौर आज़ादी से लेकर सन 1990 का दौर। दूसरा दौर है 1990 के बाद का दौर, यानी कि मंडल का दौर और मंडल के बाद कमंडल का दौर। आज़ादी के बाद के दौर में बिहार में ऊंची जातियों की तूती बोलती थी। हिंदुओं में ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कायस्थ का सितारा चमक रहा था, तो मुस्लिम में सैयद, शेख और पठान सबसे आगे थे। इस दौरान उच्च वर्ग की जातियों को राजनीति पर तो कब्जा थी ही, इसके साथ साथ नौकरशाही, न्यायपालिका, कार्यपालिका के हर छोटे से बड़े पद पर इनकी मौजूदगी थी। सरकार यानी हिंदुओं की ऊंची जातियों का समूह था। ऐसे में बिहार की अनुसूचित जातियां और पिछड़ी जातियां ऊंची जातियों से केवल पीछे ही नहीं बल्कि ऊंची जातियों के शोषण का शिकार भी बने रहे। ऊंची जातियों के दबदबे के वजह से बिहार की भूमि सुधार कानून को इस तरह से तोड़ा गया कि इसका फायदा केवल ऊंची जातियों को ही मिला। समय के साथ ऊंची जातियां राजनीतिक और सामाजिक तौर पर बहुत अधिक मजबूत हुई। ऊंची जातियों की हिंदू धर्म में हिस्सेदारी महज 13% की थी। पिछड़ी जातियों से यह बहुत कम थे। फिर भी सत्ता से लेकर कारोबार तक हर समीकरण में केवल ऊंची जातियों के लोग मौजूद थे। साल 1990 के बाद की राजनीति में यादवों का दौर आया। बिहार की कुल आबादी में तकरीबन 11% आबादी यादव जाति की है। यह बिहार के समाज का सबसे बड़ा समूह है और साथ में सबसे बड़ी पिछड़ी जाति भी है। साल 1990 की राजनीति में इस जाति ने अपने आप को राजनीतिक तौर पर मजबूत बनाया लालू यादव के साथ, और अभी भी इनका सामाजिक आधार मजबूत और इनकी राजनीतिक हैसियत मजबूत हो रही है।
कोयरी और कुर्मी जैसी पिछड़ी जातियों को बिहार में लवकुश के समान दिखाई और पुकारा जाता है। बिहार की कुल आबादी में यह जातियां 7.5% की हिस्सेदारी रखती हैं, लेकिन इनका दबदबा वैसा नहीं है जैसा यादवों का है। लेकिन यादव और लवकुश समाज में मिलकर साल 1990 के बाद पिछड़ी जातियों की राजनीति में जान फूकी है। यादव और लवकुश समाज में जुड़ी जातियां साल 1990 के पहले खेती किसानों में लगी हुई जातियां थी, इससे बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन अब ये जातियां खेती किसानों से बाहर निकलकर सेवा क्षेत्र में आई है, शहरों में काम करने आती है और प्राइवेट और असंगठित क्षेत्रों में इनकी मौजूदगी है। फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी ऊंची जातियों के तुलना में ये बहुत पीछे हैं। नौकरशाही, न्यायपालिका और सरकारों के बड़े पदों पर भी अभी इनका पुराने जैसा अभी भी यहाँ ऊंची जातियों का वर्चस्व है। बिहार की कुल आबादी में अनुसूचित जातियों से जुड़े लोगों की आबादी तकरीबन 16% है। अनुसूचित जाति की तकरीबन 93% आबादी गाँव में रहती है। 23 जातियों को बिहार की अनुसूचित जातियों कैटेगरी में रखा गया है। इसमें चमार जाति की हिस्सेदारी 31% की है। अनुसूचित जातियों का दूसरा सबसे बड़ा समूह है दुसाध लोगों का। ये लोग 1990 के पहले की राजनीति में पीछे थे और अब भी पीछे हैं। यह जातियां भी अपने हकों के लिए आगे आने लगी है। मुस्लिम आबादी पूरे राज्य की आबादी के तकरीबन 17% हैं। पूरे राज्य में इनका फैलाव नहीं है। बिहार के कुछ जिलों में यह बहुसंख्यक के तौर पर मौजूद हैं। साल 1990 के बाद अगर मंडल की राजनीति का उभार हुआ तो बिहार के अलावा पूरे देश में कमंडल की राजनीति का भी उभार हुआ। यानी साल 1990 की राजनीति भाजपा के आगे बढ़ने की राजनीति है और ये बदस्तूर जारी है। अगर आप पिछले 5 विधानसभा और लोकसभा का डाटाबेस देखेंगे तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट बढ़ता जा रहा है। हिंदू मुस्लिम अलगाव की राजनीति इन्होंने बखूबी किया है, इसलिए बिहार के मुस्लिमों में कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया। बिहार के मुस्लिम भी भारत के दूसरे जगह के मुस्लिमों के तरह सहम कर जीने वाले लोग हैं। कुछ इलाकों में बहुसंख्यक होने के वजह से बिहार के कुछ इलाकों में चुनाव में यह अपना असर दिखाने में कामयाब होते हैं। इसके बाद 5 साल चुपचाप गुजारते हैं। इनकी मुखर आवाज़ कहीं सुनाई नहीं देती। ये बिहार के परिदृश्य में है। अपने बूते बहुमत बटोरने की कमी बिहार में पार्टियों की गठबंधन के लिए मजबूर कर रखा है। यह परिदृश्य 1990 के बाद हुए विधानसभा के 7 चुनावी नतीजों से स्पष्ट है और 2020 के विधानसभा चुनाव में भी यही कहानी दोहराई जाएगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2020 के विधानसभा चुनाव में भी यही कहानी दोहराई जाएगी। राज्य की राजनीति में सक्रिय 2 राष्ट्रीय दल भाजपा और कांग्रेस, 2 क्षेत्रीय दलों राजद और जदयू में से कोई भी एक बीते 3 दशक में हुए चुनाव में एक बार भी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू सका। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, वीआईपी, रालोसपा जैसी छोटी छोटी दलों से बहुमत पाने की उम्मीद बेमानी है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री होने के बावजूद नीतीश कुमार और उसकी पार्टी का कोई खास कुछ जिलों में ही व्यापक जनाधार है। हालांकि आम आदमी पार्टी और प्लुरल जैसी पार्टियां अपनी धमस बिहार में दिखा रही है। अब देखना ये होगा कि वो वोटर्स को किस तरह से अपने आसपास भटकाता है और बुला पाता है और उसको किस तरह से सीट में कन्वर्ट कर पाता है। हालांकि हाल के वर्षों में भाजपा का जनाधार बढ़ा है, लेकिन उतना भी नहीं कि वह अकेले सरकार बनाने की स्थिति में आ गई हो। यह स्थितियां ही है कि सरकार बनाने का दावा कर रही पार्टियों को गठबंधन के लिए विवश करती है। किसी दल को बहुमत नहीं मिलने की वजह से उनके जनाधार से ही समझा जा सकता है। जदयू और राजद की लोकप्रियता मूलतः कुर्मी और यादव में है। लोजपा और हम का
मूल आधार दलित है, जबकि भाजपा और कांग्रेस सवर्ण मतदाताओं के समूह से मूल ऊर्जा सोखती है। लेकिन पिछले कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा भूमिहार और राजपूत जातियों के बारे में उनका विचार ने बिहार के राजनीति को गरमाया ही नहीं था, वरन भाजपा से इन जातियों की दूरी को बढ़ाया है, जो कि कहीं न कहीं कांग्रेस के सपोर्ट में जा सकते हैं। राज्य में सक्रिय राजनीतिक दलों में भाजपा, राजद, जदयू का जनाधार करीब करीब बराबर है और बीते कई चुनाव के आंकड़ों में यह प्रमाणित भी होता है। कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी, हम, रालोसपा, जाप का भी यही हाल है। चुनावी आंकड़े इसे पुष्ट करते हैं और यह भी बताते हैं कि भाजपा, जदयू और राजद की तुलना में इन पार्टियों का सपोर्ट बेस बहुत छोटा है। राज्य की राजनीति में सक्रिय कई दूसरे दलों और छोटे सामाजिक समूहों में उन्हें मिल रहे समर्थन ने राज्य की चुनावी जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखा है। हालांकि 2015 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से हर जाति के दबंगों की संख्या विधानसभा में बढ़ी है, उससे तो यही कहा जा सकता है कि जाति और दबंग, ये दो शब्द ऐसे हैं जो कि बिहार की राजनीति के लिए अहम भूमिका निभाती है और ये सच्चाई भी है। 2015 के आंकड़ों से आप देख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद से बिहार में नोटा पार्टियों की चुनौती दे रहा है, यानी नोटा तीसरा विपक्ष बन गया है। चुनाव आयोग इसे निर्दलीय की श्रेणी में रखता है। नोटा बिना कोई जमानत दिए हर निर्वाचन क्षेत्र में दावेदारी पेश करता है। चुनाव आयोग इससे ना तो कोई जमानत लेता है, ना ही इसे कभी खुद का प्रचार किया है। फिर भी साल दर साल नोटा को मिलने वाले वोट बढ़ते जा रहे हैं। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मैं नोटा के बारे में आपको बता दूं। नोटा भारत सरकार के तरफ से एक ऐसा प्रावधान और ऑप्शंस दिए गए हैं आम जनता को कि अगर आपको किसी भी सीट पर, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको अपने प्रतिनिधि चुनने में कहीं दुमत है, कहीं शंका कोताही है और आप दिए गए ऑप्शंस, दिए गए लोगों में अपना प्रतिनिधि नहीं चुनना चाहते हैं, तो नोटा का बटन दबा सकते हैं। 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में सिर्फ नोटा ने 243 सीटों पर लड़ा और 37 सीटों पर तीसरे और 62 सीटों पर चौथे स्थान पर रहा। 2013 और 16 के बीच देश में हुए विधानसभा चुनावों में नोटा वोटों के मामले में छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर तो बिहार दूसरे स्थान पर था। ईवीएम में नोटा बटन गुलाबी रंग में होता है, नोट कर लीजिए, ईवीएम में नोटा बटन गुलाबी रंग का होता है। अब कुछ बात बताता हूं मैं नोटा फैक्टर पे। 2013-16 के बीच देश में 15 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। 2013 में छत्तीसगढ़ में नोटा के वोट पड़े 3.06% और 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर 2.48% बिहार में नोटा पर वोट पड़ा था। 115 सीट पर औसत से अधिक वोट नोटा में पड़े। 21 सीट कुल वोट का 4%, यानी कि कुल वोट का 4% नोटा में बिहार के लोगों ने पसंद किया और नोटा को दबाया। या उससे अधिक नोटा 11 सीट कुल वोट का 5% या उससे अधिक 62 सीट पर, यानी चौथे स्थान 62 सीट ऐसा रहा। 2015 की बातें करें, 2015 में नोटा 62 सीटों पर, बिहार विधानसभा में 62 सीटों पर चौथे स्थान पर रहा। नोटा फैक्ट 2009 में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से नोटा का विकल्प उपलब्ध कराने संबंधित अपनी मंशा से अवगत कराया था। बाद में नागरिक अधिकार संगठन ने भी एक जनहित याचिका दायर की थी और 2013 को न्यायालय ने नोटा का विकल्प देने का निर्णय भारत, ग्रीस, यूक्रेन, स्पेन, कोलंबिया, रूस समेत कई दूसरे देशों में भी नोटा का विकल्प है। मैं आगे बढ़ूं
मैं अपने कविता के माध्यम से आपको कुछ स्पष्ट करूं, उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि जहां आपको पार्टी पसंद नहीं हो, व्यक्ति पसंद ना हो, तो वहाँ नोटा ऑप्शंस है। अगर आप पार्टी को पसंद नहीं कर रहे हैं, क्रिमिनल को पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ नोटा पर अपना बटन दबा सकते हैं। मैं अपनी बातों को विराम दूं, उससे पहले मैं उसको एक कविता के रूप में बोलना चाहता हूँ। मैं वोट हूँ, मुझसे ही पक्ष है, मुझसे ही विपक्ष है। मैं एक नागरिक का अधिकार हूँ, बहुमत में रहूँ तो सरकार हूँ। फिर आ गया चुनावी साल है, सबको वोट का बवाल है। कुछ वादों की पोटली है, कुछ आरोपों का जाल है। सियासत को कई रंगों में ढलते देखा हूँ, मजहब के नाम पर लोगों को जलते देखता हूँ। यहाँ बिक जाता है हर वोट अपनी ज़रूरत को, कि हर उम्मीद को अब हाथ मलते देखता हूँ। चुनावी दौर में वोटों के बाजार लगते हैं, एक वोट के 10-10 खरीदार मिलते हैं। सही नेता को चुनकर इन बेईमानों का बुरा हाल करते हैं। चलो आज हम अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। मैं नेताओं का वोट हूँ, उसके अकाउंट का नोट हूँ। मेरी ताकत को तुम समझते नहीं, इसलिए मैं एक वोट हूँ। मेरे मजहब को जब चाहो तुम आकर नंगा कर देना। थोड़ा और वोट चाहिए हो तो फिर एक बार दंगा करवा देना। बिहार में दंगा नहीं भाई साहब। इसलिए बिहारी खबर आपसे अनुरोध करता है कि दंगा, फसाद, ज़रूरत, इन सब से दूर हट के आप अपना वोट करिए और बिहारी खबर के साथ रहिए। बिहारी खबर को मजबूती दीजिए। आप हमारे पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल एक और विशेष संवाद के साथ। नमस्कार।